नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित किए 5G सेवाओं को अगले महीने से शुरू करने के लिए तैयारी करने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित व्यवस्था वाले हिंद प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर है। गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को आश्रय देकर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाली। महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तट पर संदिग्ध नौका में हथियार और गोला बारूद मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया। दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में राहुल जाखड़ ने स्वर्ण, अवनी लेखरा ने रजत और पूजा अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। और हरारे में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। श्री वैष्णव ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया कि वे 5G सेवाओं को प्रारंभ करने की तैयारी पूरी करें। भारतीय एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सुनील मित्तल ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने बड़ी तेजी के साथ स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कार्यों को पूरा किया है। एयरटेल ने कल स्पेक्ट्रम आवंटन के बकाया के लिए लगभग 8,312 करोड़ रुपए का भुगतान किया। स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ ही दूरसंचार सेवा प्रदाता 5G सेवाएं आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियां पहले ही टेलीकॉम उपकरण खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुकी हैं। सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां अगले महीने तक 5G सेवाएं शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार को 7 दिन तक चली स्पेक्ट्रम नीलामी से 1,50,173 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 1 अगस्त को संपन्न हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में जियो कंपनी सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी थी, जिसके लिए 88,078 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दूरसंचार सेवाओं के इस आधुनिक ढांचे के लिए एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित व्यवस्था वाले हिंद प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर है। थाईलैंड में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि केवल वही लोग जिनकी मानसिकता प्रभुत्व स्थापित करने की है, लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था से खुश नहीं हैं और हमेशा हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर मतभेद पैदा करते रहेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के हित पूर्वी देशों से जुड़े हुए हैं और इसलिए भारत अब हिंद महासागर से आगे प्रशांत क्षेत्र की ओर देखता है। डॉक्टर जयशंकर ने आसियान संगठन और क्वाड संगठन की भी सराहना की और कहा कि दोनों ही बहुपक्षीय संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एशिया में आर्थिक गतिविधि को नई दिशा देने में सक्षम हैं। डॉक्टर जयशंकर ने थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुद विनायक के साथ भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्रियों ने आपसी हित के मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चल रही तैयारियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रसार भारती और थाई लोक प्रसारण सेवा के बीच प्रसारण संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी सामरिक वार्ता आज मनीला में आयोजित की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ आसियान संबंधी मामलों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल दोनों पक्षों ने 13वें विदेश कार्यालय से जुड़ी परामर्श बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। उन्होंने भारत और फिलीपींस के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की।
गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सभी गांवों ने ग्राम सभा की ओर से पारित एक प्रस्ताव से स्वयं को हर घर जल ग्राम घोषित किया है। गोवा के सभी 2,63,000 ग्रामीण परिवारों और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव के 85,000 से ज्यादा परिवारों को अब नल से साफ और सुरक्षित पेयजल मिल रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि कोविड महामारी की अनेक चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों, पानी समितियों, जिला तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के अथक प्रयासों से हर घर जल का अभियान सफल हो पाया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोहिंग्या के मुद्दे पर आज दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की। नई दिल्ली में श्री ठाकुर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या को फ्लैट देने के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों को अरविंद केजरीवाल सरकार निःशुल्क बिजली, पानी और राशन उपलब्ध करा रही है। कि जो रोहिंग्या यहाँ पर रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। श्री अनुराग ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार वोट बैंक की खातिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है और ये पहले भी कहा जा चुका है कि अवैध प्रवासियों को शरण नहीं दी जाएगी। हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज सत्ता में तब भी एक ही नीति, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम, राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं, इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोग सरकार बनाते हैं, उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठिए प्राथमिकता हो जाती है। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय इन घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने पर बातचीत कर रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर तट के पास आज मिली संदिग्ध नौका की मालिक ऑस्ट्रेलिया की एक महिला है। उन्होंने बताया कि मस्कट से यूरोप जा रही नौका इंजन में खराबी और वर्षा के कारण बहते हुए रायगढ़ तट पर आ गई। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कट से यूरोप की ओर जा रही थी। श्री फडणवीस ने बताया कि कल रायगढ़ में दही हांडी उत्सव और आगामी गणेश उत्सव को देखते हुए सुरक्षा प्रबंध मजबूत कर दिए गए हैं और हाई अलर्ट जारी किया गया है। आतंकरोधी दस्ता इस मामले की आगे की जांच में स्थानीय पुलिस का सहयोग करेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी कोई आतंकवादी पहलू सामने नहीं आया है, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तटरक्षक बल और संबंधित केंद्रीय एजेंसियां भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पूर्वोत्तर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में उन्होंने कहा कि पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र हिंसा और उग्रवाद के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 8 वर्ष में क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिवर्तन आया है। When we came here in 2014, Northeast was in news only for violence, encounters, for all the wrong reasons. And the state of affairs was such that for months together the roads would remain blocked, air connectivity was lacking. Even a state like Arunachal Pradesh, people had never seen a train. But if you look back 8 years, it's difficult to imagine that that was the state of affairs. A huge transformation has happened. And in fact, the Northeast development model or the transformation model is now being cited in other parts of the country. कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कोविड महामारी की विषम परिस्थितियों और कठिन चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।
नई दिल्ली में आज श्री जोशी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोयला क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए अवसंरचना विकास, यातायात और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान देने का आग्रह किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नैतिकता, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण देश के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। श्री गडकरी ने आज मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। श्री गडकरी ने प्रदूषण मुक्त भारत पर बल देते हुए कहा कि देश में 35% प्रदूषण पेट्रोल और डीजल के कारण होता है। श्री गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है क्योंकि इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित किए, 5G सेवाओं को अगले महीने से शुरू करने के लिए तैयारी करने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित व्यवस्था वाले हिंद प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर। गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को आश्रय देकर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाली। महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तट पर संदिग्ध नौका में हथियार और गोला बारूद मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया। दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में राहुल जाखड़ ने स्वर्ण, अवनी लेखरा ने रजत और पूजा अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। हरारे में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 YouTube समाचार चैनल, 1 फेसबुक अकाउंट और 2 फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है। ये सभी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों के साथ संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने में संलिप्त थे। ब्लॉक किए गए चैनल्स में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी समाचार चैनल शामिल है। लोकतंत्र टीवी, UNV टीवी, AM रज़वी, सरकारी अपडेट और पाकिस्तान के न्यूज की दुनिया नाम के चैनल को बंद कर दिया गया है। इन चैनल्स को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत ब्लॉक किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी चैनल्स विभिन्न मुद्दों जैसे कि भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर के बारे में फर्जी खबरें चलाते थे। सरकार ने दिसंबर 2021 से लेकर अब तक 102 YouTube चैनल और कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया से राजनीतिक बना मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली में अंसारी और उसके सहयोगियों से जुड़ी परिसंपत्तियों की तलाशी ली जा रही है। 5 बार विधायक रह चुका मुख्तार अंसारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बांदा की जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय अंसारी से जुड़े कम से कम 49 आपराधिक मामलों में जांच कर रहा है। इनमें जमीन पर कब्जा करना, हत्या और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू संभाग में कई जगहों पर छापे मारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान संचालित ड्रोन विमान से हथियार और गोला बारूद गिराए जाने के बाद एनआईए के अधिकारी कठुआ, सांबा और डोडा जिलों में छापों की कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तोप गांव के पास ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। एनआईए के अधिकारी ड्रोन से हथियार गिराए जाने के मामले में मुख्य अभियुक्त फैजल मुनीर के आवास पर भी दिखाई दिए। फैजल को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन मामले में हाल के कुछ महीनों में कई लोगों को गिरफ्तार किया और छापों की कार्रवाई अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे कर्मचारी, छात्र, मजदूर या गैर स्थानीय लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। श्री कुमार ने कहा कि ये लोग मतदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जो लोग जम्मू कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध नहीं थे, वे अब वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा सामान्य रूप से रह रहे नागरिक भी जनप्रतिनिधित्व कानूनों के प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई निवासी जो सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों में काम कर रहे हैं और प्रदेश के बाहर तैनात हैं, उनके पास स्वयं को सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने का विकल्प है और वे डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में कई लोगों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया। मेरा नाम सुनीता है। हम लोग 1971 के रिफ्यूजीज हैं जिनके पास वोट डालने का हक नहीं था। जो पहले का राज्य था उसमें 370 लागू था। उस वजह से हम यहाँ वोट नहीं कर पाते थे। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है उसकी वजह से हम वोट डाल पाएंगे और ये फैसला जो है ये बहुत सराहनीय है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं वाल्मीकि समुदाय से हूँ। मेरे जो दादा परदादा थे उनको राजा हरि सिंह ने यहाँ पे लाया था जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 की वजह से जो है हम ना ही यहाँ पे वोट डाल सकते थे और ना ही यहाँ की नौकरियों में शामिल हो सकते थे। हम शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि जो उन्होंने हमें यहाँ पे नागरिकता दी है जम्मू कश्मीर में और हम यहाँ की जितनी भी अब नौकरियां हैं या फिर जो वोट डालने का अधिकार जो हमें नहीं था वो अब हमें मिल चुका है। और जो 1965 की जो लोग यहाँ पे रिफ्यूजी थे या 1971 के जो रिफ्यूजी थे उनको भी ये जो सारे अधिकार नहीं थे, अब उनको भी ये अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि कोल्हापुर हवाई अड्डे पर अगले वर्ष मार्च तक नया टर्मिनल भवन बन जाएगा। इसमें यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। मंत्रालय ने कहा कि कोल्हापुर हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे का विकास करने का फैसला किया। इसका 60% कार्य पूरा हो चुका है। कोल्हापुर हवाई अड्डे को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राजस्थान में जयपुर के रायसर गांव में इस महीने की 10 तारीख को एक महिला अध्यापिका को जिंदा जलाए जाने की घटना का संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव सहित कई अधिकारियों को नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक, जयपुर के पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को भी नोटिस भेजा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर भारत और विदेशों में रहने वाले सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में जन कल्याण और सदाचार का संदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार लोगों को मन, वचन और कर्म में सद्गुण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये अधर्म पर धर्म की विजय पर हमारे विश्वास को और सुदृढ़ करता है। उधर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। ढाका के ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति एम अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बधाई संदेश जारी किए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री जहाज से माल के आवागमन के लिए बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाह के इस्तेमाल से संबंधित समझौते को पूरी तरह लागू करने के लिए शुरू किए 4 परीक्षणों में एक परीक्षण का काम मंगलवार को पूरा हो गया।
हमारे संवाददाता ने बताया कि जहाज में लदा माल श्रीमंतपुर सीमा शुल्क केंद्र पर पहुंचा, जिसे आगे असम में सिलचर ले जाया जाएगा। त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट में शिपमेंट पहुंचने के साथ ही बांग्लादेश के रास्ते से कोलकाता और उत्तर पूर्व के बीच व्यापारिक सामग्री भेजने का ट्रायल रन पूरा हुआ। यह भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने त्रिपुरा पहुंचने पर कार्गो प्राप्त किया। इसके पहले एक कंटेनर मेघालय में माल पहुंचाने के लिए तामाबिल लैंड पोर्ट पहुंचा था। शिपमेंट 8 अगस्त को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से मोंगला बंदरगाह पहुंचा था। भारत और बांग्लादेश के बीच चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के उपयोग के बारे में हुए समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए यह ट्रायल रन आयोजित किया जा रहा है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में अपना कार्यालय खोलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मलेशिया में कार्यालय खुलने से HAL को हल्के लड़ाकू विमान, फाइटर लीड इन ट्रेनर सहित Su-30 MKM लड़ाकू विमान और हॉक हेलीकॉप्टर को उन्नत बनाने में रॉयल मलेशिया वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और कंपनी को कारोबार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ HAL मलेशिया की रक्षा बलों के लिए विमान निर्माण और रक्षा उद्योग की मदद करने में भी भारत के वायदे को पूरा करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रोशेव के साथ मॉस्को में बैठक की। दोनों सलाहकारों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा भी चर्चा में रहा। दोनों देशों की सुरक्षा परिषदों के बीच वार्ता जारी रखने पर भी सहमति बनी। भारत और रूस के बीच विशेष तथा समग्र द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग के मुद्दे पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। भारत ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष को बातचीत और राजनयिक तरीके से हल करने की बात कही। पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। 21 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। देश की 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं देश में पहले गणतंत्र दिवस समारोह की कुछ झलकियां। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिससे देश एक संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि पारंपरिक रूप से एक विदेशी नेता होता है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने की थी। The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Paramveer Chakras for gallantry during the Jammu and Kashmir operation. 2 of them were awarded posthumously. Captain Ram Raghubarane was the proud recipient of the Paramveer Chakra
the highest award for gallantry. While the parade was in progress, more than 100 aircraft of the Indian Air Force zoomed past. Flying in formation, they dipped in salute to the accompaniment of cheers from the assembled crowd. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारत की स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और न्यूज ऑन AIR ऐप के साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी गुवाहाटी हर रविवार सवेरे 11 बजे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की व्यापक कहानी स्वराज का ऑडियो संस्करण प्रसारित करेगा। गुवाहाटी में मीडिया के साथ बातचीत में पत्र सूचना कार्यालय गुवाहाटी के महानिदेशक बी नारायणन ने कहा कि दूरदर्शन असम 20 अगस्त से रात 9 बजे से 10 बजे तक असमी भाषा में इसका प्रसारण करेगा। इसका पुनर्प्रसारण मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार को इसी समय किया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 38 अंक बढ़कर 60,298 दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12 अंक बढ़कर 17,957 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 23 पैसे कमजोर होकर 79 रुपये 68 पैसे पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 1% बढ़कर $94.95 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 208 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 38,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 12,600 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 16,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में पुरुष वर्ग में राहुल जाखड़ ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है, जबकि इसी श्रेणी में महिला वर्ग में पूजा अग्रवाल को कांस्य पदक मिला है। 2 बार की पैरालंपिक पदक विजेता अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। हरारे में पहले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 189 रन बनाए। जवाब में भारत ने 30 ओवर 5 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया। शिखर धवन ने 81 और शुभमान गिल ने 82 रन बनाए। 3 विकेट लेने वाले दीपक चहर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला मैच शनिवार को हरारे में ही खेला जाएगा। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इम्फाल में नेरोका एफसी ने ट्राउ एफसी को 3-1 से हरा दिया है। इससे पहले मुंबई सिटी ने भारतीय नौसेना को 4-1 से हराया। ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट के मैच कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में खेले जा रहे हैं। इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में 5-5 टीमों के 4 ग्रुप हैं। ड्यूरेंट कप का पिछला खिताब गोवा ने जीता था। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान है। मुंबई में वर्षा के आसार हैं। कोलकाता में तेज वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। गिलगित में बादल छाए रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलंग, कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर में वर्षा के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित किए। 5G सेवाओं को अगले महीने से शुरू करने के लिए तैयारी करने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत मुक्त, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित व्यवस्था वाले हिंद प्रशांत क्षेत्र का पक्षधर है। गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य तथा दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने रोहिंग्या घुसपैठियों को आश्रय देकर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाली। महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तट पर
संदिग्ध नौका में हथियार और गोला बारूद मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया। दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में राहुल जाखड़ ने स्वर्ण, अवनी लेखरा ने रजत और पूजा अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। इम्फाल में डूरन कप फुटबॉल में नेरोका एफसी ने ट्राउ एफसी को 3-1 से हरा दिया है और हरारे में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।